नमस्कार। द फॉलो अप के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं संजय रंजन हूं। इस लाइव में आने का मकसद दरअसल यही है कि सोशल मीडिया पर आज झारखंड के मुख्यमंत्री यानी कि हेमंत सोरेन छाए हुए हैं। वजह उनका जन्मदिन है। 45 वर्ष के हेमंत सोरेन राज्य में दूसरी दफा वह मुख्यमंत्री बने हैं। महागठबंधन की इस सरकार में वो लीड कर रहे हैं झारखंड को। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कृष्ण बिहारी मिश्र हैं। इनसे जुड़ने के पीछे का मकसद ये है कि हेमंत सोरेन का जो सफर अब तक रहा है राजनीतिक रूप से, उसके बारे में बातचीत करेंगे और सर से यह समझने की कोशिश करेंगे कि हेमंत सोरेन का जो कार्यशैली है वो झारखंड के दूसरे नेताओं से कैसे उनको अलग करता है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और आज चूंकि 45 वर्ष के हेमंत सोरेन हो चुके हैं और आज उनका जन्मदिन है, लोग काफ़ी सेलिब्रेट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे पॉलिटिकल लोग भी उनको बधाई दे रहे हैं। यहाँ से लेकर के दिल्ली तक के नेताओं का उनको शुभकामना मिल रहा है। सोशल मीडिया पे जो उनको लोग पसंद करते हैं वो भी विश कर रहे हैं लगातार। सबसे पहले तो उनको बधाई। और आपसे सर ये समझना चाहेंगे कि हेमंत सोरेन की जो जिंदगी है, खास करके जो राजनीतिक रूप से आप देख पा रहे होंगे, वो बाकी दूसरे नेताओं से कैसे अलग देखते हैं। सबसे पहले तो हेमंत सोरेन को हमारी ओर से भी बधाई जन्मदिन की, और धन्यवाद आपको कि आपने इस संदर्भ में बातचीत करने के लिए आपने हमें चुना। हेमंत सोरेन या कोई भी नेता वो अपना चरित्र खुद निर्माण करता है, अपना व्यक्तित्व खुद निर्माण करता है। अगर कोई नेता मुख्यमंत्री बना है तो ऐसे ही नहीं बन गया। बहुत सारे लोग अपने पारिवारिक गुणों के कारण या परिवार शक्तिशाली रहा है राजनीतिक में तो उसका फायदा उठा करके सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गए। परंतु इसका मतलब यह भी नहीं कि सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचकर वे कीर्तिमान स्थापित कर ही देंगे, जब तक उनके अंदर राजनीतिक की जो गुण है, क्वालिटीज जो है उनके पास ना हो। जैसे सपोज दैट एग्जांपल टू यू, सुनील गावस्कर भारत के बहुत ही टॉप के क्रिकेटर रहे हैं, परंतु उन्होंने अपने बेटे रोहन गावस्कर को सुनील गावस्कर नहीं बना सके। तो उसी प्रकार से भारत में बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो बहुत ही टॉप पोजीशन पर रहे, लेकिन वो अपने बेटे को वैसा नहीं बना सके। लेकिन हेमंत सोरेन में कुछ तो है जो पिता के द्वारा उन्हें प्राप्त हुआ और उन्होंने उसे बरकरार रखा और खुद भी अपने अंदर वो क्वालिटी जागृत की। अब जैसे इसको आप ऐसे लीजिए, मुख्यमंत्री बनने के पहले और मुख्यमंत्री बनने के बाद नेता प्रतिपक्ष थे वो पहले। जी। नेता प्रतिपक्ष रहने के दौरान उन्होंने कितना झेला है। वो जनहित में बहुत सारे सवाल रेज कर रहे हैं, लेकिन उन्हें वो जगह नहीं मिल पा रही है जो उन्हें मिलनी चाहिए। अखबारों और चैनल वाले कुछ भी बहाना बना ले, लेकिन ये तो स्वीकार करना पड़ेगा कि एक नेता प्रतिपक्ष के दौरान जो उन्हें उनका हक मिलना चाहिए उन्होंने नहीं दिया, और फिर भी वे सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गए। अब दूसरा गुण देखिए, मुख्यमंत्री बनते हैं जी। और वो करते क्या हैं? तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन संगठन है जो सीमा पर सड़क बनाता है। जी। भारत और चीन की जो सीमा है वहां पर कितने झंझावातों को झेलना पड़ता है यहाँ के मजदूरों को किसी को पता ही नहीं। अरे झारखंड के लोगों को पता ही नहीं था कि भारत और चीन की सीमा पर जो रोड बन रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा झारखंड के मजदूर हैं, और वह भी संथाल परगना के मजदूर हैं जो विपरीत परिस्थितियों में काम करते हैं। वे मर रहे हैं, उनकी कोई सुध नहीं लेता था, लेकिन उन्होंने सुध ली। बीआरओ से संबंधित अधिकारियों को पूछा कि भाई ऐसा क्यों, और जो उनको हक मिलना चाहिए था, किनको? जो संथाल परगना के जो मजदूर है जो वहां पर भारत और चीन सीमा पर सड़क बना रहे थे, उसे उन्हें हक दिलाया। तो ये बतलाता है कि एक व्यक्ति में किस प्रकार का क्वालिटी है, और जिसमें इस प्रकार की क्वालिटी होता है वह औरों से भिन्न होता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि झारखंड के सारे नेता बकवास हैं, मैं ये नहीं मानता।
सब में बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं, उन्होंने गुणों का जो है समावेश करके बहुत अच्छे काम किए हैं। लेकिन हेमंत सोरेन ने कुछ अलग करके दिखाया है बहुत कम समय में। आगे इनके पास बहुत सारे समय हैं, हमें लगता है कि बेहतर करेंगे, क्योंकि पूत के पाँव पालने में दिखाई पड़ जाते हैं। कोई भी नेता बेहतर करेगा या बेहतर नहीं करेगा वो पता लग जाता है। कोविड-19 के इस संक्रमण काल में जिस प्रकार इस व्यक्ति ने इस संक्रमण काल को चुनौती के रूप में लिया और जिस प्रकार से आम जनता की सेवा की है, सचमुच में इसकी तारीफ होनी ही चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए सर। हम लोग कामकाज पे बाद में हम आपसे समझेंगे भी कि किस तरीके से कामकाज अभी चल रहा है झारखंड में। सवाल ये था कि जो और भी कई सारे यहाँ पे नेता हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं झारखंड में, उनसे झारखंड में हेमंत कैसे अलग हैं। एक दिन आपको याद होगा जब जो झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक प्रकाश, उनका माइनर अटैक आया था, रिम्स गए थे, उस समय हेमंत सोरेन खुद पहुंचे थे रिम्स अस्पताल में। उसके बाद बीजेपी के भी कई ऐसे लोग हैं जो राजनीतिक तौर पे, वैचारिक तौर पे हेमंत सोरेन को नहीं पसंद करते होंगे, जाहिर सी बात है, लेकिन उन लोगों के द्वारा भी जो है सोशल मीडिया पे हेमंत सोरेन को काफ़ी जो है बढ़िया अच्छा रिस्पॉन्स दिया जा रहा था कि पॉलिटिशियंस हो तो इसी तरीके से एक होना चाहिए, वैचारिक रूप से आप अलग हो या नहीं हो एक अलग बात है। तो इसको किस तरीके से आप देखते हैं कि हेमंत बाकियों से कैसे अलग हैं? नहीं, मैं बता देता हूँ, भारत में जो राजनीति चलती है उसका एक स्तर है, उसका एक लेवल है। भारत में राजनीति जो चलती है, इस प्रकार की राजनीति नहीं चलती कि लोग किसी का बुरा चाहते हैं। वैचारिक लड़ाई अलग चलती है, वैचारिक प्रतिबद्धता की लड़ाई अलग चलती है, और जो ह्यूमन वैल्यू है वो अलग है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि दुश्मन भी अगर कोई घर पर आए तो उसे ऊंचे पीढ़े देते हैं हम, ये हमारा संस्कार है। लेकिन सर, लेकिन 14 के बाद की जो राजनीति है उसमें आप देख रहे होंगे कि कैसे भाजपा कांग्रेस पे और कांग्रेस भाजपा पे किस तरीके से एक दूसरे के नेताओं पे लगातार नीचे स्तर की टिप्पणी जो है लगातार हो रही है। अब जैसे अब ऐसे माहौल में हेमंत खुद को कैसे, इनको आप कैसे अलग मानते हैं? अब जैसे अब आप, हमारा लगता है कि आप निशिकांत दुबे टाइप के जैसे लोगों की बात आप करेंगे, तो मैं निशिकांत दुबे टाइप के लोगों को नेता नहीं मानता। नेता वो होता है जिसके अंदर, मैंने कहा कि कुछ गुण होने चाहिए। अब निशिकांत दुबे ने जिस प्रकार से बयानबाजी की हेमंत सोरेन के बारे में, फालतू है, वो बेकार है, वो कोई एक अच्छा नेता कह नहीं सकता, बोल ही नहीं सकता। राजनीति से बचनी चाहिए। आप इधर देखिए, राहुल गांधी कई बार वार करते हैं नरेंद्र मोदी पर, लेकिन जरा नरेंद्र मोदी को देखिए किस प्रकार से राहुल गांधी पर चुटकी लेते हुए, हंसते हुए बात कर देते हैं। आपको याद होगा कभी नरेंद्र मोदी पर प्रियंका वडेरा ने भी जबरदस्त वार किया था, तो नरेंद्र मोदी जी ने अपने वक्तव्य में कहा था, इंटरव्यू में कहा था कि भाई वो अपने पिता की बेटी है, वो अपने पिता की बातों को रखेंगे, इसमें अगर वो कुछ हमारे खिलाफ बोलते भी हैं तो मैं इसे गलत नहीं मानता। तो इस प्रकार का हमारे यहाँ मंतव्य होना चाहिए। आप इंदिरा जी और अटल बिहारी वाजपेयी का देख लीजिए, कभी भी इंदिरा जी के खिलाफ अटल बिहारी वाजपेयी ने कोई ऐसी बातें नहीं कही जिससे उन्हें शर्मिंदगी उठानी पड़े, और न इंदिरा जी ने अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ। उसी प्रकार से हेमंत सोरेन के खिलाफ हमें नहीं लगता है कि जो यहाँ पर बयानबाजी जो हुई है वो कुछ लोगों ने घटिया स्तर की बयानबाजी की है। लेकिन जरा देखिए ना, अब हेमंत सोरेन को रघुवर दास ने घटिया स्तर का बयान दिया, वो केस करने चले गए हेमंत सोरेन, लेकिन जैसे ही सत्ता में आते वो क्या करते, केस वापस लेते हैं। ये होती है राजनीति। मैं तो बार बार कहता हूं कि अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो मैं फिर कहता हूं कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज में भी कुछ क्वालिटीज होती है, वो आप में होना चाहिए। अगर ये क्वालिटीज है आप में तो बहुत आप आगे बढ़ेंगे। आप हर बात में आप जो है किसी को जो है एब्यूजिंग वर्ड्स किसी के लिए यूज करेंगे, उस पर बिलो बेल्ट आप जो है मतलब आप वार करेंगे, तो इसे मैं नेता नहीं, उसको मैं नेता ही नहीं मानता, मैं आदमी नहीं मानता हूँ। नेता तो बहुत बड़ी चीज़ है। नेता तो वही, आदमी तो वही है जो दूसरों का सम्मान करे और सम्मान के साथ पॉलिटिकल एक्टिविटीज को ले चले। सर, एक जो खास करके हेमंत सोरेन जैसे नेताओं की अगर बात करें, हेमंत सोरेन जैसे नेताओं की बात करने के पीछे ये सब बोलने के पीछे का ये तर्क है सर कि जिनके पिता एक बड़ा कद रखते हों राजनीति में, तो एक आरोप लगते रहता है कि परिवारवाद ज़्यादा हावी है।
ये सवाल हम नहीं कर रहे हैं, सवाल हम आपसे ये कर रहे हैं, चूंकि आप लगभग 3 दशक से पत्रकारिता में हैं, ज़्यादा भी होंगे, हमको ये जानकारी पूरी तरीके से नहीं है, तो हम सर ये समझना चाह रहे हैं कि चूंकि गुरु जी को भी आप लगातार कवर करते रहे होंगे, गुरु जी यानी कि शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन के पिता, जो दर्शक झारखंड से बाहर के लोग जो देख पा रहे होंगे उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, तो उनकी छवि को हेमंत सोरेन में कैसे देखते हैं, वो कितने अपने फादर को कैरी कर रहे हैं या फिर एक अलग तरीके से बढ़ रहे हैं हेमंत? देखिए, आप पहले शिबू सोरेन को जानिए। शिबू सोरेन का कभी आपने भाषण सुना है? सुना हूँ सर। अगर आप भाषण उनका सुनेंगे तो वो ज़्यादातर वो किसानी पॉलिटिकल स्पीच नहीं देते। हाँ, वो सीधे आदमी वो जुड़ा हुआ है खेत खलिहान से, दो फसली खेती। हाँ, वो सीधे आप उनका भाषण कभी सुनिए, वो सीधे करे किसान बनो, जंगल लगाओ, पेड़ पौधा लगाओ, पशुपालन करो, इसी पर वो जोड़ देते हैं। लेकिन हेमंत तो पूरे तरीके से पॉलिटिकल स्पीच देते हैं। और जब कोई उनके से मिलने आता है तो आप देखिएगा, अगर कोई बुजुर्ग मिलने आया या उनसे उम्र में बड़े हो या उम्र से छोटा हो, तो देखिएगा बड़े सम्मान के साथ गुरुजी उससे बात करते हैं। एक घटना बताता हूँ, मैं उस वक्त धनबाद में था, ईटीवी में था, उस वक्त जेल चले गए शिबू सोरेन किसी मामले में। तो बहुत सारे इलाकों में मैंने देखा कि कई दिनों तक चूल्हे नहीं जले। मैंने पूछा, भाई चूल्हे आपने क्यों नहीं जलाए? तो हमारा गुरुजी जेल चला गया, हम खाना क्या खाएगा, हम खाना क्या बनाएगा? तो क्या गुरुजी ने कहा था क्या कि आप खाना मत खाओ? तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो दिल से जुड़ी हुई होती है। लोकप्रियता इस तरीके का है। हाँ, ये मैं टुंडी के इलाके की बात कर रहा हूँ। तो आप हेमंत सोरेन लोकप्रियता के मामले में कहाँ देखते हैं इनको? मैं वही कह रहा हूँ कि आप हेमंत सोरेन को देखिए, मुख्यमंत्री बने तो बहुत सारे लोग जिनको पता चला कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री, तो लोग जा रहे थे, बधाई दे रहे थे, उनको जो शुभकामनाएं दे रहे थे। तो मैंने देखा कि एक वृद्ध महिला उनसे कुछ समस्याओं को लेकर के मिली थी, तो वृद्ध महिला के सामने वो भी खुद उसी प्रकार से बैठ गए और उससे बातचीत करने लगे। और बातचीत करने के बाद जो उसकी समस्याएं थी उसको उन्होंने जो है निराकरण करने का प्रयास किया। तो ये होता है। इसके पहले क्या होता था? इसके पहले मुख्यमंत्री जो रघुवर दास थे, क्या इस प्रकार से बातचीत करते थे? वो तो मैं तो देखा हूँ जनसंवाद केंद्र उनका चलता था और बात करने का ढंग जनता से अपना तरीका होता है काम करने का। हम लोग हेमंत सोरेन की बातचीत कर रहे हैं। आपका सवाल है कि औरों से कैसे भिन्न है, उस पर मैं बता रहा हूँ। ये बताना पड़ेगा, एग्जाम्पल देना पड़ेगा हमें। तो जब आप अधिकारियों को डांट दे रहे हैं, भाई अधिकारियों का सम्मान, IAS IPS वो पढ़ करके आया है, आपकी कृपा से आया नहीं, उससे भी आप बदतमीजी आ रहे हैं। और जनता से आप तुम ताम कर रहे हैं, तो जनता भाई तुम ताम के लिए नहीं है, जनता लोकतंत्र में राजा है। और मैं इस देख रहा हूँ कि हेमंत सोरेन उस राजा का को कद्र करना जानता, इसीलिए हेमंत सोरेन इज द डिफरेंस बिटवीन अनदर्स पॉलिटिशियंस। काम काज को लेकर के अब आप ये बताइए कि ये जो पिछले 8 महीने की जो सरकार है उसमें हेमंत सोरेन एज ए CM किस तरीके से काम कर रहे हैं, और महागठबंधन के भीतर जो बाकी दल हैं कांग्रेस और राजद, उन लोगों को साथ में लेकर के कैसे चल रहे हैं? क्योंकि आपको याद होगा जब 14 महीने की सरकार थी, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे, उस समय कई बार उन्होंने सख्त निर्णय लिया। इवन कांग्रेस के 2-2 मंत्रियों को जब हटाना पड़ा तो वो डिसीजन लेने में भी पीछे नहीं हटे। लेकिन कई ऐसे मौके आ रहे हैं इस बार, उसमें वो कुछ सख्त निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। सरकार में जो भी संगठन शामिल है, दल शामिल है, उन लोगों के ऊपर। देखिए, एक चीज जान लीजिए, किसी भी स्टेट में या केंद्र में जब विभिन्न दलों की सरकार होती है तो उसमें जो केंद्र में अगर बहुत सारे दलों की सरकार है, अगर प्रधानमंत्री हैं और राज्य में अगर मुख्यमंत्री हैं, तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे निर्णय जो है वो अकेले लेंगे। बहुमत के आधार पर निर्णय होता है। कभी अच्छे कामों में भी पीछे जाना पड़ता है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो जैसे ही वो मुख्यमंत्री बने हैं, पूरा विश्व जो है कोरोना से संक्रमित है। तो अभी तो हमें लगता है कि पूरे विश्व के लोग भी कोरोना से प्रभावित हैं और सबकी प्राथमिकता है कोरोना मुक्त संसार बनाने की। तो उसमें भी झारखंड एक छोटा सा राज्य है। यह व्यक्ति, पहली बात कि झारखंड के ज़्यादातर लोग बाहर में रहा करते थे, तो पहली प्राथमिकता थी कि सर सम्मान पूर्वक उन्हें यहाँ लाना।
दूसरी प्राथमिकता थी कि चूंकि यहाँ की जनता बहुत गरीब है, उन्हें तक खाने पहुँचाना, भोजन की व्यवस्था करना। तीसरी, रोजगार की व्यवस्था करना। चौथी, बाहर से जो लोग आए हैं और फिर यहाँ पर भी लोग जो है रहे हैं, तो उनसे मिलने के कारण कुछ प्रॉब्लम और बढ़े, संक्रमण और बढ़ा। तो इन सब, और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जो कुछ पॉलिटिशियन इतने गंदे हैं कि इसमें भी उन्होंने कम्युनल जो है और सांप्रदायिकता को जो हवा देने लगी। तो हमने देखा कि इस व्यक्ति ने सांप्रदायिकता पर कठोर निर्णय लिया और कहा कि हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, और फिर काबू पाया। दूसरी जो सबसे बड़ी बात रही कि अभी मैं देख रहा हूँ पूरे स्टेट में अच्छी लड़ाई चल रही है कोरोना की से, और हमें लगता है कि इस कोरोना काल में पहली प्राथमिकता किसी भी सरकार की हो तो वो कोरोना मुक्त राज्य बनाने की है। और ऐसे में बाकी जो काम होता है उस पर सवाल उठाना हमें लगता है कि सही नहीं होगा, क्योंकि जब बजट सत्र चल रहा था इस राज्य का, तो बजट सत्र के दौरान ही आप देखे होंगे कि बजट सत्र को छोटा करना पड़ा और सबसे पहले लड़ाई चल दी कोरोना के लिए। तो आप देखे होंगे कि अभी बिहार से ट्रेन आ रही थी, जनशताब्दी एक्सप्रेस जी, उन्होंने रोक लगाया। क्यों रोक लगाया? क्योंकि देखने में आ रहा था कि बिहार से जो लोग आ रहे थे तो उसमें संक्रमण का प्रभाव ज़्यादा बढ़ने लगा था झारखंड में। तो इन्होंने एक्शन लिया कि भाई अभी तत्काल अभी जो है ट्रेन वहाँ से रोकी जाए, क्योंकि अभी हम जो है झारखंड को। इसके बावजूद लगातार हर रोज जो है जो डाटा आ रहा है सामने कोरोना पॉजिटिव लोगों का, वो बढ़ते ही जा रहा है। अगर सिर्फ कोरोना की अगर बात करेंगे सर, हालांकि ये सवाल आज हम नहीं चाह रहे थे कि अभी पूछा जाए, लेकिन कोरोना संकट से जो निपटने का जो भी तैयारी किया जाना चाहिए था सरकार की ओर से, वो तो नहीं ही किया गया। और उसका आप इससे आप सोच सकते हैं कि बेड, राजधानी जैसे जगहों में भी जो है बेड की किल्लत हुई, बेड नहीं मिल रहा था, लोगों को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। तो आप कैसे ये बोल सकते हैं कि कोरोना से निपटने में जो है सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद दिखी? आपको जब लॉकडाउन जब किया गया था तो लॉकडाउन एक विकल्प था कि आप तैयारी कर लेते। अगर आपके पास 2000 बेड है तो आपको बेड की संख्या बढ़ा लेना था, लेकिन आप वो नहीं कर पाए। और अब जब मरीज बहुत भारी संख्या में सामने आने लगे कोरोना से संक्रमित, तब जाकर के हड़बड़ी में इधर 3-4 जगहों पे जाकर के मुख्यमंत्री हाल के दिनों में मुआयना किए हैं और फिर से जो है बेड की संख्या बढ़ाने की बात कर रहे थे। इस प्रकार के सवाल किसी को घेरने के लिए बहुत अच्छे हैं। सवाल तो मैं भी पूछ सकता हूँ कि जब चाइना में अपना कोरोना जो है कमाल दिखा रहा था और चाइना के आसपास के जो छोटे छोटे देश थे वो कोरोना को देख करके जो निर्णय महत्वपूर्ण ले रहे थे, उस समय हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे या स्वास्थ्य मंत्री थे, बातचीत हम लोग हेमंत सोरेन और झारखंड की कर रहे हैं। वही मैं कर रहा हूँ। सवाल है आप क्या कर रहे थे? आपने घंटियां बजवा दी, शंख बजवा दिया, यही काम था क्या? आप भी तो कर सकते थे। वेंटिलेटर, पीपीई किट वगैरह वगैरह, जांच किट, आपने क्या किया? जो जांच किट भेजने चाहिए थे उसमें भी कमी देखी गई। पहले मैं बता देता हूँ, आपने जो गड़बड़ियां की उसे आप राज्य सरकार पर नहीं था, और जब पूरा बेकरार हो गया तो आप राज्य पर थोप दिए कि आप अपने से। केंद्र सरकार ने क्या किया कि दिल्ली को जो है अपने एक्शन में लिया और उसको धीरे धीरे वहाँ जांच की संख्या बढ़ाई और एक्शन में आने के कारण आज देखिए दिल्ली में किस प्रकार से, आप दिल्ली में जिस प्रकार से रोका जा सकता है, रांची और झारखंड जैसे रांची राजधानी में क्यों नहीं हो सकता, झारखंड में क्यों नहीं हो सकता? आप एक को दोषी नहीं ठहरा सकते। केंद्र और राज्य दोनों मिल जाएं और यहाँ के अधिकारी ये भी तीनों मिल जाए, कर्मचारी भी ईमानदारी से काम करें। एक तो उदाहरण मैं आपको दूंगा तो आपको आश्चर्य हो जाएगा कि यहाँ तो जो कर्मचारी हैं वो तो जो सटने होते अपने यहीं बाजी कहीं पर जाकर के उसका उदाहरण हमारे पास है। ट्विटर पे पत्र लिख करके, अखबार के कोरोना लोगों को जो है बना लेना होगा कि कोरोना खत्म होने वाला नहीं है। ये WHO का कहना है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि WHO का कहना ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि दिसंबर 2020 तक वैक्सीन भी आ जाएंगे। रूस तो
हमको लगता है कल से वो स्टार्ट भी करेगा। कुछ ऐसे देश हैं, चाइना में तो सुनने में आ रहा है कि वहाँ वैक्सीन जो है लोग बाज़ार से खरीद करके वो खुद ही लगा रहे हैं। हम वैक्सीन का इंतज़ार नहीं कर सकते, हम इंजेक्शन का इंतज़ार नहीं कर सकते। हम भारत में रहते हैं तो हमारी एक अपनी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हमें देखना पड़ेगा। कोई भी सरकार हो, आप कोरोना के नाम पर किसी को बरगला भी नहीं सकते, ना कोरोना के नाम पर आप किसी पर प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं। कोरोना चलता रहेगा। कोरोना के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय आपका है, काम कर रहा है, बेहतर कर रहा है, बढ़िया कर रहा है। लोगों को और जागरूक कीजिए, ठीक होगा। लेकिन आपने जो बेरोजगारी की बात की, ये मूल जो है सत्य है। इसमें इस पर मैं कोई भागना भी नहीं चाहता इस सवाल का, क्योंकि ये सच्चाई है। हमको भूख लगेगी तो रोटी चाहिए, और रोटी तभी मिलेगी जब हमारे हाथों को काम मिलेगा। हेमंत सोरेन को इस पर एक अच्छी जो है ना गाइडलाइन जो है बनानी पड़ेगी, और हमें लगता है कि यहाँ के अधिकारी, कुछ अधिकारी बहुत अच्छे हैं, इस पर एक अच्छा निर्णय ले सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट जो है ना, ये चूचू का मरब्बा है। इसमें होगा क्या कि स्किल डेवलपमेंट में बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी और वो कहेंगी कि मैं स्किल बढ़ाऊंगा, और फिर वो क्या करेंगे, और फिर नहीं, पिछली सरकार में यही हुआ, और वो पैसे लेंगे, चले जाएंगे, और 5,000 की 5,000 की नौकरी बेंगलुरु में देंगे, और फिर उसके बाद कोई 5,000 के लिए बेंगलुरु तो जाएगा नहीं। तो ये कपोल कल्पित घटनाएं बंद हो। हेमंत सरकार को चाहिए कि बेरोजगारी कैसे दूर हो, उसके लिए स्किल डेवलपमेंट जैसी ऑर्गेनाइजेशन को तुरंत बंद कर देनी चाहिए। गांव में आज भी स्किल्ड मैन हैं, जो स्किल्ड मैन को बीआरओ उठा लिया, कहां से, संथाल परगना जैसे इलाकों से। जरा इस बात को समझिए संजय जी। कोई संथाल परगना जाकर के कोई बड़े बड़ी कंपनियां गई थी क्या, स्किल डेवलप की थी वहां के मजदूरों को? बीआरओ वाले कह रहे थे कि यहाँ के संथाल परगना के जो लोग हैं, जो युवा हैं, वो स्किल्ड हैं। कहाँ के लिए काम करने के लिए? भारत चीन सीमा पर, जहां पर 0 से नीचे टेम्परेचर हो जाता है जाड़े के दिनों में। भाई जम्मू कश्मीर के लोग क्यों नहीं करते? तो वो तो नहीं कर रहा है। कर रहा है कौन? तो झारखंड का आदमी। तो कहने का मतलब यह है कि हेमंत सोरेन को चाहिए कि ऐसे ऐसे लोगों का चुनाव करें, और उनके लिए कामों का प्रबंध यहाँ ही करें, यहाँ करें हैं। नहीं तो फिर वो बाहर चले जाएंगे तो पहली बात यह है कि फिर भाई कोई भयंकर बीमारी होगी, और फिर वे उनको वहाँ से लौटने को विवश होना पड़ेगा। ये कोरोना ने एक मैसेज दिया है कि आप बाहर मत जाओ, अपने यहाँ ढूंढो, और ये संभव है। गांधी के ग्राम स्वराज्य को जब तक आप अपने राज्य हित में नहीं लाएंगे, झारखंड आगे नहीं बढ़ेगा। कितने लोगों को नौकरी देंगे? ये नौकरी की जो बीमारी है, कितने लोगों को देंगे? अच्छा, बीए पढ़ लिया तो इसका मतलब क्या हमको नौकरी ही चाहिए? एक चीज और हमारे देश में सबसे खराब मेंटलिटी है कि अखबारों में देखता हूं कि पोछा लगाने वाली की बेटी डॉक्टर बन गई। अरे तो क्या हो गया? पोछा लगाने वाली महिला का सम्मान नहीं होता है क्या? ये तुम्हारे जो दिमाग में घुस गया है कि पोछा लगाने वाली की बेटी जो है टॉप कर गई, ये हो गई। ये फालतू चीज है, ये बंद करो यार। उसका भी उतना ही सम्मान है जितना एक कलेक्टर का सम्मान है। जब तक ये थॉट नहीं लाओगे, ये राज्य डेवलप करेगा ही नहीं। हम तो पहले ही सोच लिया हम कलेक्टर बन गए तो हमको एक कार चाहिए, हमारे लिए बंगला चाहिए। ये क्या तमाशा है? तुम कलेक्टर हो गए तो तुम ठीक है, तुम बुद्धि में तेज हो गए, पढ़ाई में तेज हो गए, लेकिन ये क्या है कि तुम हर चीज में तेज हो गए? ये संभव नहीं है। जरा एक सवाल पूछो आपसे, गांधी जी कहां से पॉलिटिकल मैनेजमेंट किए थे? सही बात। और गांधी ने पूरे देश को जो है एक नई दिशा दे दी, राष्ट्रपिता हो गए। आप बता सकते हैं कि रविन्द्रनाथ ठाकुर किस स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी में गए थे पढ़ने के लिए, लेकिन उन्हें गीतांजलि के अंग्रेजी अनुवाद के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिल गया। तो इस थॉट को बदलिए। किसान का बेटा टॉप, क्या तो किसान का बेटा होना क्या शर्मिंदगी है? रिक्शा वाले का बेटा होना शर्मिंदगी है क्या? ये सोच बदलना होगा, ये सोच बदलना होगा। जब तक ये सोच नहीं बदलेंगे, रिक्शा वाले का भी एक इज्जत है, पर्सनालिटी है। वो रिक्शा चला रहा है, वो आपको एक जगह से दूसरी जगह छोड़ रहा है, उसे पारिश्रमिक नहीं, उसे भी वेतन चाहिए। और वेतन कैसे चाहिए? उसके हक के अनुसार और उसके सम्मान के साथ। भाई आपने हमें, अब देखिए हमारे घर में आप चल करके देख लीजिए, मैं आपको दिखलाता हूँ। ये सुनिश्चित कौन करेगा? मैं बताता हूँ। सरकार को नियम बनाना पड़ेंगे, सरकार को बताना पड़ेगा
एक कि आप अगर किसी के साथ गलत करेंगे, रिक्शा वाले के साथ या पोछा लगाने वाले के साथ या ढिबड़ी बनाने वाले के पास या कोई सामान बेचने वाले के पास, तो आप पर कानूनी कार्रवाई होगी। जैसे आपने कहा ना कि मास्क नहीं लगाएंगे तो हम आपसे इतना रुपए वसूलेंगे, तो कहिए कि जब तक रिक्शा वाले को आप सम्मान नहीं देंगे तो हम आप पर एक्शन लेंगे। देखिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। पहले क्या था हमारे देश में? पहले हमारे देश में आप वैदिक युग का स्वर्णकाल क्यों कहते? क्योंकि सब सम्मान था, किसी को किसी से वैर भाव नहीं था। अच्छा सर, एक बात ये बताइए कि ये जो नेताओं में इस तरीके के गुण कैसे डेवलप कर जाता है? जब वो विपक्ष में होते हैं तो कुछ बात करते हैं, सत्ता में आते हैं जो है वही बात पे वो अमल क्यों नहीं कर पाते हैं? उसके पीछे क्या मजबूरी होती है, या फिर उनको विपक्ष के नेता के तौर पे पता नहीं होता है कि टेक्निकली वो वह काम नहीं कर पाएंगे जिसके लिए वो सत्ता का विरोध कर रहे हैं या फिर सत्ता पाना चाहते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक सिर्फ जेपीएससी का मुद्दा अगर हम लोग उठा लें, तो जब नेता प्रतिपक्ष थे हेमंत सोरेन, उस दौरान लगातार वो सदन नहीं चलने दे रहे थे, सड़क पे भी आंदोलन कर रहे थे, उन छात्रों की आवाज़ बन रहे थे जो छठी जेपीएससी को कैंसिल कराना चाहते थे। वही हेमंत सोरेन जब मुख्यमंत्री बने तो उनकी क्या मजबूरी रही होगी? चूंकि ये आपसे समझना चाह रहे हैं कि आप लंबे अरसे से पत्रकारिता में हैं, तो मजबूरियां क्या बन जाती है इस तरीके की, आप जो वादा करते हैं वो कर नहीं पाते हैं? एक ताजमहल का गाना आपने सुना है, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। इसी पर एक फूल दो माली में एक गाना बना था, पैरोडी पर बनाया था, सर फूट जाए चाहे टांग टूट जाए तुझको आना पड़ेगा। इस प्रकार से पैरोडी बनाई थी एक फूल दो माली पे, आप देखिएगा तो बड़ा अच्छा उसमें है। नेता जो होता है, मैं फिर कह रहा हूं, हर नेता गांधी नहीं होता, हर नेता लाल बहादुर शास्त्री नहीं होता, हर नेता सरदार पटेल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो कहता है वो करता है, वो गांधी होता है, वो लाल बहादुर शास्त्री होता है, वो सरदार पटेल होता है। और जो कहता है और नहीं करता है वो क्या होता है, आप बाकी आप उसको फिट कर लीजिए। मैं फिर कहता हूं कि नेता, नेतृत्व करने वाला, वो झूठ बोले मुझे वो पसंद नहीं। झूठ भी कितना होना चाहिए? 24 कैरेट का सोना से लोग कहते हैं कि आभूषण 100% नहीं बनता, उसमें भी 22 कैरेट का सोना यूज होता है, बाकी 2% जो है वो लगाया जाता है। तो कहने का अर्थ है 22 कैरेट का सोना चलेगा, लेकिन 18 कैरेट, 16 कैरेट, 14 कैरेट का सोना नहीं चलेगा। उसी प्रकार 24 कैरेट का नेता चलेगा, 18, 16 और 10 कैरेट आदि का नेता नहीं चलेगा। हमारे देश में हमने इसी इंटरव्यू के दौरान आपको मैंने बताया था, कुछ लोगों का मैंने नाम लिया जो बेहद ही घटिया हैं और कुछ लोग अच्छे हैं। भगवान से मनाइए, जनता ने जिसे सत्ता सौंपी है अब तक तो ठीक ही चल रहा है, कुछ एक दो घटनाओं को छोड़ करके बेहतर चले, ईश्वर सद्बुद्धि दे। आज जन्मदिन भी है, मैं भी कामना करता हूं कि एक अच्छा युवा, एक अच्छी सोच वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री बना है, जो हवाई जहाज से मजदूरों को मंगवा ही लिया। जरा कल्पना कीजिए, जिसने कभी जिंदगी में हवाई जहाज के पास नहीं गया, और ये पहली बार हुआ, एट द फर्स्ट टाइम, पहला मुख्यमंत्री राज का, गर्व करिएगा, पहला मुख्यमंत्री राज का जिसने कोरोना काल में ट्रेन आंध्र प्रदेश तेलंगाना से चलवा दी। तो ये सब चीज़ जो है ना दिल को लगती है, अच्छा लगता है। हमें भी दुख होता है कि जब मैं रांची स्टेशन पर 2:45 बजे के करीब पहुंचा हूं और धनबाद से एक ट्रेन चलती है जो अलापुजा तक जाती है, उसमें बहुत सारे लोग मरीज होते हैं, जाते हैं वहाँ, कोई शंकर नेत्रालय जाता है आँख दिखाने के लिए, कोई क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज जाता है, वेल्लोर जाता है वहाँ पर विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन कराने के लिए। हमें शर्म महसूस होती है कि 20 साल का झारखंड हो गया, हम एक अच्छा अस्पताल नहीं दे सके। हम हेमंत सोरेन को कहेंगे कि एक अच्छा अस्पताल दे दीजिए, रांची में ही दे दीजिए, ताकि लोगों को वेल्लोर जाना ना पड़े। ये भाई, हमको यहीं पर स्वास्थ्य सुविधा मिल जाएगी तो मैं वेल्लोर क्यों जाऊंगा? हमें भी एक बार भयंकर बीमारी हुई थी, हमको लोगों ने कहा कि यहाँ जाइए वहाँ जाइए, मैं तो कहीं नहीं गया।
उसकी एक लंबी कहानी है, ठीक हो गया। अच्छा, लेकिन मैं फिर कहता हूँ हम लोग सबसे ज़्यादा अंत करें इस इंटरव्यू को, डिस्कशन को, आप 3 ऐसा कोई सलाह आप देना चाहेंगे हेमंत सोरेन को, जो कम से कम अपने इस दूसरे कार्यकाल का जो 1 साल पूरा करेंगे, इस बार 1 साल जब होगा, अभी तो 8 महीना हुआ है, तो उसमें वो पूरा करें, ऐसा कोई 3 काम? मैं तो सबसे पहले यही कहूँगा कि आपने जो वायदा किया है, आपने घोषणा पत्र तो दिया किया है जी, उस घोषणा को अमल करिए। कोई जरूरी नहीं, कोई 100% पूरा नहीं कर सकता है, लेकिन अगर आप उसमें 80% अगर आप सॉल्व कर देते समस्या को, तो कहा जाएगा कि आपने बहुत अच्छे प्रकार से उसे किया। एक दूसरा, लोगों को अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, उसके लिए एक अच्छे अस्पताल चाहिए, लोगों को सड़कें चाहिए, लोगों को पानी चाहिए। ये बीएसपी होता है ना, जो बहुजन समाज पार्टी लोग कहते हैं, मैं कहता हूँ कि बिजली सड़क पानी, ये जिस सरकार ने बिजली सड़क पानी की अच्छी व्यवस्था कर दी, उस सरकार को कोई चुनौती नहीं दे सकता, वो फिर सत्ता में आ जाती है। तीसरा सलाह, जैसे है ना, आप कोई आता है आपसे मिलने के लिए और जिस प्रकार से आप मिलते हैं वो बरकरार रहे, विनम्रता बरकरार रहे, वो अहम की भावना नहीं आए। क्योंकि ज़्यादातर होता है कि सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर जैसे ही लोग पहुंचते हैं उनमें अहम की भावना आ जाती है। मैं तो कहूँगा कि रघुवर दास भी बहुत अच्छे आदमी थे, सत्ता के पहले बहुत अच्छे आदमी थे, लेकिन जैसे ही सत्ता का स्वाद चखे, बाप, इतने बम बन गए, जैसा लगा कि बस दुनिया में उनके जैसा कोई नहीं। और यही अहम उनको लेडबा। और मैं कहूँगा कि बस इस अहम से दूर होकर के जनता के बीच रहे, जनता के सुख दुख में काम। अब कुछ दिन पहले रघुवर दास जी का एक तस्वीर सामने आया था, वो किसी मंदिर के प्रांगण में जो है नीचे बैठे हुए थे, तो लोग अब काफी मिस भी करने लगे हैं रघुवर दास जी को। तो हम अब एक सवाल चूंकि लेना नहीं चाह रहे थे, पूछना चाह रहे थे, लेकिन क्या सत्ता में आते ही कुछ इस तरीके का कोई आडंबर होता है जिसके वजह से लोगों के सामने एक दूसरा इमेज तैयार हो जाता है, जैसे आप बोल रहे हैं कि पहले अच्छे थे, अब भी अच्छे लोगों को लगने लगे हैं? नहीं, मैं बता देता हूँ। यही व्यक्ति, देखिए वही मैंने कहा ना कि सत्ता का एक चरित्र होता है। जैसे ही आप सर्वोच्च शिखर पर पहुंचेंगे तो आप में कितनी विनम्रता है वही तौली जाएगी। और ज्यादातर लोगों को मैं देखा हूं, पत्रकारिता में भी है कि जब पत्रकारिता में भी बहुत लोग बहुत ऊंचे शिखर पर पहुंच जाते हैं तो संजय रंजन को पहचानेंगे ही नहीं, अरे ये तो यही होता है। और जो सर्वोच्च शिखर पर पहुंचता है उसके बावजूद भी विनम्रता बरकरार रहती। बर्षद जलद भूमि नियराय, श्री रामचरितमानस की एक चौपाई है। जथा न वही बुध विद्या पाए। आकाश में जो वर्षा काल है, सावन भादो का महीना, इसलिए मैंने उदाहरण दिया कि आकाश में काले बादल देखेंगे वर्षा काल में कि एकदम जमीन पर आगे प्रतीत होते, वो बरसने वाले होते हैं। लेकिन जो सफेद बादल होते हैं वो देखिएगा कि आकाश को छुए हुए रहते हैं। बरसत जलद भूमि जथा न वही बुध विद्या पाए। उसी प्रकार जब आदमी जो है सब कुछ आ जाता है उसके पास, तो वो विनम्र हो जाता है। क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, तो जस थोरे धन खलित राई। छोटी छोटी नदियां इतनी वेग से बहती हैं वर्षा काल में, जैसे लगता है कि एकदम बांध को तोड़ देंगी। तो उसी प्रकार जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, थोड़ा सा पा लिया बस वेग से चलने लगते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा, सबसे कहूँगा कि जब आप सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर पहुँचिए, विनम्रता बरकरार रखिए। एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ, जब आप सर्वोच्च शिखर पर पहुँचेंगे ना, तो जितने भी गंदे लोग हैं वो आपसे चिपक जाएंगे, और जितने अच्छे लोग हैं वो आपसे दूर भागेंगे। क्यों? क्योंकि उनको लालच नहीं है, लोभ नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, घृणा नहीं है, उनको कोई मतलब ही नहीं है। उनको क्या मतलब है? अब जैसे आपको मैं बतला देता हूँ, 8 महीने हो गए ना जी, जरा पूछिए तो हेमंत सोरेन से मैं कितनी बार मिलने गया हूँ? जरूरत क्या है हेमंत सोरेन से मिलने की? भैया आप सत्ता में आ गए, बधाई हो, आप और बेहतर करिए, खूब आगे बढ़िए। हाँ, जहाँ गलत करेंगे हम आपको आईना दिखाएंगे कि ये गलत हो रहा है, इस पर जो है ध्यान देने की आवश्यकता है। बस यही है। ठीक है सर, आपका शुक्रिया। दरअसल आज जैसा कि जब हम लोग बातचीत शुरू कर रहे थे उस दौरान आपको बताया भी कि आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जन्मदिन है, और इस जन्मदिन पर इस बातचीत के पीछे का मकसद यही था कि हेमंत सोरेन के राजनैतिक और व्यक्तिगत जीवन को हम लोग आपको समझाएं कि वो किस तरीके के आदमी हैं, किस तरीके के राजनीतिज्ञ हैं। आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।